बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। भारत में एक थरथली मची है और उन्होंने फौरी तौर पे फ़ौज के ताज़ा दस्ते जो हैं वो लद्दाख की तरफ भेजना शुरू किए हैं, जहाँ चाइना के फ़ौजी खड़े हैं। भारत लगभग 15,000 से ज़ायद फ़ौजी मज़ीद भेज रहा है, 16,000 से 17,000 फुट तक बुलंद इलाकों के अंदर, और ज़्यादा इक्विपमेंट भी भेज रहा है। बहुत सारे फ़ौजी ट्रक वहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ़ौजी नकलो हरकत हो रही है। भारतीय मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है और लगातार वो इसके बारे में बता रहे हैं कि भारत जो है वो अचानक से अपनी फ़ौज की तादाद लद्दाख में बढ़ाना शुरू हो गया है। और ये सब कुछ कब हुआ? ये तब हुआ है, 30,000 से ज़्यादा फ़ौजी तो पहले ही मौजूद है वहाँ पे, 15,000 ये चले जाएंगे तो बहुत बड़ा एक फ़ौजी खर्चा भारत को उठाना पड़ेगा। और सर्दियों में -20 डिग्री सेंटीग्रेड तो इस वक्त है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे ये सर्दी मजीद बढ़ेगी, ये -25 -30 तक जाएगा। तो इतने ज़्यादा सर्द इलाके में फ़ौज को भेजना और उसके अखराजात बर्दाश्त करना और उनको इतने मुश्किल हालात में रखना, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भारत ये कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एक खबर आई है। खबर यह है कि दौलत बेग ओल्डी रोड जो है भारत उससे मुल्का इलाकों के अंदर अब वो खतरा भाप गया है जिन इलाकों में चीन पहुंच गया है। और भारत को ये पता चला है कि माजी में, यानी आज से चंद महीने पहले, जब चीन इन चोटियों पे कब्जा कर रहा था तो वो कौन सा हथियार था जिसको चीन ने इस्तेमाल किया है। चीन के पास एक ऐसा हथियार है जो इस वक्त दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो बहुत ख़तरनाक हथियार है और चीन ने उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ तैयार कर ली हैं। भारत और भारतीय फौजियों को अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि चीनी हमें किस चीज़ से मार रहे हैं, किस तरीके से मार रहे हैं। वो इसको ऐसे ही समझ रहे थे कि हाइट के ऊपर रहने की वजह से फौजियों को ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है, वहाँ एक प्रोफेसर हैं चाइना में जिनका नाम है जिन कैनरोंग। जिन कैनरोंग जो है ये प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में है और बीजिंग की रैनमिन यूनिवर्सिटी जो चाइना की है बीजिंग में, वहाँ पे ये प्रोफेसर हैं और बड़े शानदार आदमी हैं और इनके पास बहुत नॉलेज होता है और इनके मालूमात जो इनसे निकलती है उनको बड़ा मुस्तनद समझा जाता है। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया टीवी चैनल को 11 नवंबर को, और उसके बाद एक दो जगहों पे और भी ये बात कोट हुई और इंडिया फिर इसको कंफर्म कर रहा है अपने बहुत सारे अखबारात में। तो इन्होंने ये बताया कि भारत के कब्ज़े में जो चोटियाँ थीं लद्दाख के इलाके में, जब उन चोटियों को खाली करवाने के लिए चीन के फ़ौजी पहुँचे तो बग़ैर ज़्यादा गोली चले, लड़ाई हुए, ये चोटियाँ कैसे खाली हो गई। यानी एक फ़ौज चोटियों के ऊपर खड़ी हुई है, एक फ़ौज नीचे खड़ी हुई है और गोली चलाने की इजाज़त नहीं है। तो कभी मुमकिन ही नहीं है कि नीचे वाली फ़ौज जो है वो चोटी के ऊपर खड़ी हुई फ़ौज से इलाका खाली करवा ले। ऊपर वाले फ़ौजी सिर्फ पत्थर भी उठा के फेंकते रहेंगे ना, तो नीचे वाली फ़ौज कभी भी वो इलाका फतह नहीं कर सकती इन पहाड़ों के ऊपर, इतनी हाइट के ऊपर। तो कैसे चाइनीज़ ने भारतीय फ़ौजियों को मजबूर किया कि वो उन चोटियों से नीचे उतर जाएं और भाग जाएं इलाका छोड़ के। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी हमारे पास कुछ हथियार हैं जिनको एनर्जी वेपन्स कहते हैं। ये गोली की तरह नहीं चलते, इनकी आवाज़ नहीं आती, ये दिखाई नहीं देते, लेकिन ये बड़े ख़तरनाक हथियार हैं जो चीन बना चुका है। इन हथियारों की तारीख भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये कैसे बने और कब कब इस्तेमाल हुए। लेकिन चीन के जो हथियार थे वो माइक्रोवेव हथियार भी इनको कहते हैं, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी इनको कहते हैं, लेज़र वेपन्स भी इनको कहते हैं। तो ये दुनिया के जदीद तरीन हथियार हैं जो चीन ने बना लिए हैं। चीन उन हथियारों को लेकर गया और ले जाके चोटी के नीचे नस्ब कर दिया। मुख्तलिफ चोटियों के नीचे जहाँ जहाँ पे भारतीय फौजी ऊपर मौजूद थे, चोटियों के नीचे जाके हथियार लगाते रहे और उसके बाद इन हथियारों का रुख चोटियों की जानिब करके इन्होंने वेव्स छोड़ी, जो इन्होंने लेज़र्स छोड़ी, जो वेव्स छोड़ी जो दिखाई नहीं देती, जिनकी आवाज़ नहीं आती या उनका साउंड इस तरह का है कि इंसानी कान उसको सुन नहीं पाते, लेकिन उनका इम्पैक्ट बड़ा खौफनाक है। उससे हुआ क्या कि ये जो हथियार इन्होंने इस्तेमाल किए उससे भारतीय फौजियों को वॉमिटिंग शुरू हो गई, उनको उल्टियां आना शुरू हो गई, वो बेचैन हो गए, वो इधर उधर भागना शुरू हो गए और उनकी हालत गैर होने लगी। उनकी समात और उनके दिमाग जो हैं वो डैमेज होने लगे और फिर वो चोटियां छोड़कर फरार हो गए। फिर चाइनीज फौजियों ने अपने हथियार समेटे और चोटियों पर चले गए। इस तरह चाइना ने वो तमाम अहम तरीन इलाके जिन पे भारत ने कब्जा किया हुआ था इस तरीके से खाली करवाए हैं। और यही एक वजह है कि भारत को गोली चलानी पड़ी इस खित्ते में कि चीन को करीब ही ना आने दो,
ऐसा होने ही ना दो कि ये अपने वेपन्स को हमारी रेंज के अंदर लेकर आएं और हमें इन इलाकों से पीछे धकेलते हुए बहुत दूर तक ले जाएं। तो भारत के खिलाफ इस तरह के हथियार पहली दफ़ा इस्तेमाल हुए और ये दुनिया में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी फौज के खिलाफ एनर्जी वेपन्स इस्तेमाल किए गए हों, लेज़र वेपन्स इस्तेमाल किए गए हों, या माइक्रोवेव वेपन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हों। आप रेडियो की टेक्नोलॉजी को आप जानते हैं वो कैसे चलता है, लहरें हैं वो हवा में ट्रेवल करती हैं, फिर आपको साउंड आता है। मोबाइल फ़ोन्स जो हैं इसमें भी ये टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन अगर आप इसको बढ़ाते चले जाएं, रेडिएशन को आप एक हद से ज़्यादा बढ़ा दें और एक ऐसा इन्वायरमेंट बना दें कि जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और इंसान इसको बर्दाश्त ना कर सके, तो फिर इंसान के लिए ज़िंदा रहना भी बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। उसकी तबीयत में बेचैनी आती है, उसको घबराहट शुरू हो जाती है, उसकी देखने की सलाहियत, बसारत और सुनने की सलाहियत जो समात है ये मुतासर होना शुरू हो जाती हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, इंतहाई ख़तरनाक हथियार है जिसका इस्तेमाल चीन ने किया है भारत के खिलाफ। अब ना इसका कोई सबूत होता है, आप किसी गोली का खोखा तो उठा नहीं सकते, ना किसी को चोट लगी हुई होती है, आप साबित ही नहीं कर सकते कि दुश्मन ने कोई गोली मारी है, आप साबित ही नहीं कर सकते आपके जिस्म पे कोई निशान नहीं होता। ये एक ऐसा हथियार है जो आपको इंटरनली वीक कर देता है, आपसे लड़ने की सलाहियत छीन लेता है। दरअसल जब इसके ऊपर काम शुरू किया था दुनिया ने, तो वो इसलिए शुरू किया था कि ये हथियारों के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाए। ड्रोन्स आते हैं उनके खिलाफ, मिसाइल्स आते हैं उनके खिलाफ, अगर कोई रॉकेट अटैक है तो उसके खिलाफ। तो ये टेक्नोलॉजी, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी या लेज़र गन्स, इनको इस्तेमाल किया जाना था इन चीज़ों को रोकने के लिए, हमले को रोकने के लिए। लेकिन चाइना ने इसको बहुत जदीद बनाया है और इसको एक नए तरीके से बनाया है। वो एक मखसूस इलाके को इस हथियार से हमला करके एक ऐसी टेरिटरी में तब्दील कर देते हैं, एक ऐसे इलाके में तब्दील कर देते हैं जहां पे मौजूद हर शख्स अपने कानों में तकलीफ महसूस करता है, एक दिल के अंदर घबराहट महसूस करता है, उसको वॉमिटिंग आने वाली सूरत हाल हो जाती है और उसका दिमाग डैमेज होना शुरू हो जाता है और वो बेचैनी की कैफियत में आ जाता है और ये सूरत हाल लगातार बढ़ती जाती है, फिर उसको वो एरिया छोड़ना पड़ जाता है। इस हथियार का अगर लगातार किसी के ऊपर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ना सिर्फ उस बंदे को कैंसर हो सकता है, बल्कि उसकी समात और बसारत यानी सुनने की सलाहियत और देखने की सलाहियत ये ख़त्म हो सकती है और उसका दिमाग भी डैमेज हो सकता है। जिस तरीके ने चीन ने जिस अंदाज में इस हथियार को बनाकर इस्तेमाल किया है। चाइना से पहले इस हथियार को अमेरिका ने 2010 में पहुंचाया था अफगानिस्तान में, लेकिन वो हथियार इससे बहुत कमज़ोर था। वो इस नौइयत का हथियार नहीं है कि उसको फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सके। वो सिर्फ इसलिए ले गए थे उसको कि वहाँ अगर कोई जुलूस है तो उसको मुंतशिर कर दिया, अगर कोई काफ़िला जा रहा है तो उसकी हिफाजत के लिए, या उन्होंने अगर कोई हमले की सूरत में उन्होंने हिफाजत कर दी है, तो इन चीज़ों के लिए उन्होंने इन हथियारों को इस्तेमाल किया था। लेकिन ये कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सके, ना वो इतना एडवांस्ड वेपन था, ना अमेरिकन को ये लगता था कि इस किस्म के हथियार वो बना के फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी लड़ पाएंगे। लेकिन चीन ने ये कर दिखाया, दुनिया का ख़तरनाक तरीन हथियार उसने बना दिया है और ये हथियार पहली मर्तबा किसी कन्वेंशनल फ़ौज, रवायती फ़ौज के ख़िलाफ़ मैदान जंग में इस्तेमाल हुआ और इसका नतीजा ये है कि आज भारत का लगभग 8 किलोमीटर लंबा इलाका, बहुत बड़ी एक पट्टी, बहुत बड़ा एक इलाका इस वक्त चीन के कंट्रोल में है, उनके कब्ज़े में है और भारत उस इलाके को वापस लेने के लिए मज़ीद फ़ौज भिजवा रहा है लद्दाख के इलाके में। लेकिन ये हथियार बड़ा बेमिसाल है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हथियार जो है वो पहले कैसे इस्तेमाल हुआ। ये ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो रहा है लोगों के ऊपर, कोई इम्पैक्ट आ रहा है, या ऐसा लगता है जैसे कोई कुदरती कोई चीज़ उनके ऊपर असरअंदाज हो रही है। पता भी नहीं चलता कि दुश्मन ने ये हथियार कब चलाया, किस वक्त चलाया। मिसाल के तौर पे ये पहले मैंने इस्तेमाल होने की बात की तो क्यूबा के अंदर जो अमेरिका और कनाडा की एम्बेसियाँ थी, अमेरिका और कनाडा के जो सफारत खाने थे क्यूबा में, उनके एहलकारों ने ये शिकायत की कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यानी उनको अचानक सरदर्द होना शुरू हो जाता है, उनको नाउजिया हो जाता है जिसको आप घबराहट कहते हैं, या वॉमिटिंग जैसी सूरत हाल उनकी पैदा हो जाती है, और उनके नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और अचानक वो एक बहुत दबाव महसूस करते हैं, प्रेशर एक महसूस करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। ये कनाडा के और अमेरिका के जो सफारत खाने थे वहाँ पे ये शिकायत की गई क्यूबा में, और बाद में पता चला कि यही शिकायत चीन के अंदर जो अमेरिकी सफारत खाने हैं वहाँ पे भी आई और यही शिकायत रूस के अंदर जो अमेरिकी सफारत खाने हैं वहाँ पे भी आई।
इससे पहले इसी टेक्नोलॉजी को, यानी ये कमतर टेक्नोलॉजी थी, इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर चुका है रशिया, और रशिया इसको बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करता था अमेरिकी जासूसों के खिलाफ। उसको पता चलता था इस होटल में फलां जगह पे अमेरिकी जासूस ठहरे हुए हैं, तो वो वहाँ ले जाके इन वेव्स को छोड़ता था और वहाँ पे माइक्रोवेव्स के ज़रिए से, लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए से या डायरेक्ट एनर्जी के ज़रिए से अमेरिकन जो जासूस हैं उनके दिमागों को डैमेज करता था, उनको इफ़ेक्ट करता था, और इसका बड़ा मनफी असर पड़ा था अमेरिकी जासूसों पे या अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों पे। इवन यूरोपियंस के साथ भी उन्होंने ये किया है। चीन ने इस टेक्नोलॉजी को एक नई जगह पे ले जाके खड़ा कर दिया है, एक नई सतह पे ले जाके खड़ा कर दिया है, और इसको बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया है, और अब वो इसको एक मजबूत हथियार के तौर पे, एक बाकायदा हथियार के तौर पे मैदान जंग में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब इसमें 3 किस्म की एनर्जीज होती हैं, लेकिन चीन के पास क्या टेक्नोलॉजी है ये अमेरिका को आइडिया नहीं है, ये इंडिया को तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं है। उन्होंने इस बात को सुना और मजीद फौजी वहां पे भिजवा दिए। अब इसका तोड़ उनके पास क्या है, वो इससे कैसे बच सकते हैं? बस यही हो सकता है कि चाइनीज को अगर इनको ये पता चल जाए कि ये हथियार 2 किलोमीटर तक से वार कर सकता है या 1 किलोमीटर से वार कर सकता है, तो चीन को 3 किलोमीटर दूर रखें अपने से, या अगर 1 किलोमीटर करता है तो 2 किलोमीटर दूर रखें अपने से। उसके करीब जाके उसके साथ लड़ नहीं सकते आप, क्योंकि उसके पास ये हथियार मौजूद हैं। अब ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी हैं, लेज़र वेपन्स भी हैं, माइक्रोवेव वेपन्स भी हैं। क्या इससे आगे की भी कोई चीज़ चाइना के पास मौजूद है जिनको आप सोनिक या लेज़र या माइक्रोवेव के ज़रिए से आप दुश्मन को उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं? ये एक पूरे एरिया को ओवन में तब्दील कर देते हैं, जहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वहाँ पे मौजूद जो जानदार हैं उनके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं होता कि वो उस इलाके को छोड़ें और वहाँ से भाग जाएं, वरना वहाँ पे बेबसी की मौत उनको मिलेगी। अब इस वक्त अमेरिका ये चाह रहा है कि किसी तरह इन हथियारों को वो खुद बनाए, क्योंकि चीन इन हथियारों को ना सिर्फ ज़मीन पे इस्तेमाल कर चुका है, बल्कि समंदर में उसके पास जो बहरी बेड़े हैं उनके अंदर भी उसने ये हथियार लगा दिए हैं, और साथ ही साथ मुस्तकबिल करीब में जो ड्रोन्स हैं उनके ऊपर भी चीन यही हथियार लगाने वाला है, और इनका तजुर्बा ड्रोन्स के ऊपर भी करने वाला है। अमेरिका इस वक्त बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इस हथियार को बनाने के लिए कोशिशें कर रहा है। उसके कौन कौन से इदारे ये काम कर रहे हैं? पेंटागन में ये काम हो रहा है, DAPRA, जिसको डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी कहते हैं अमेरिका की, वो भी इसके ऊपर काम कर रही है। एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी इसके ऊपर काम कर रही है, नेवल रिसर्च लेबोरेटरी इसके ऊपर काम कर रही है, और उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग सेंटर वो भी इसके ऊपर काम कर रहा है। तो अमेरिका के बहुत सारे इदारे ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हथियार जो इस वक्त चीन के पास मौजूद है, ये इतना ज़बरदस्त हथियार है कि इसको आप किसी शहर में ले जाएं, वहाँ पे आप इसके ज़रिए से ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि आप एक बहुत बड़े इलाके को यरगमाल बना सकते हैं। तो ये दुनिया के फ्यूचर के लिए एक इंतहाई ख़तरनाक हथियार है। इस वक्त चीन के पास मौजूद है, अमेरिका के पास भी है, लेकिन उसकी इतनी एडवांस फॉर्म नहीं है, और चीन ने इसको मैदान जंग में इस्तेमाल करके साबित किया कि जंग के मैदान में उसकी फ़ौज की बालादस्ती बहुत आगे तक बढ़ गई है। भारत के लिए एक इंतहाई तशवीशनाक बात है कि उसको अब एक ऐसे हथियार का सामना है जिसको ना वो देख सकता है, ना वो सुन सकता है, और ना उसका कोई काउंटर या उससे बचाव का कोई तरीका या कोई ढाल उसके पास मौजूद है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक बात है किसी फ़ौज के लिए जिसको इस वक्त मैदान जंग में एक ऐसे दुश्मन का सामना है जो दिखाई भी नहीं दे रहा, सुनाई भी नहीं दे रहा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।